हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8। ठीक है। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर यूज़ करने में क्या दिक्कतें आई। जब स्फेरिकल कैपेसिटर ऑलरेडी बन चुका था तो आगे जाके हम लोगों ने पैरेलल कैपेसिटर क्यों अप्रोच किया, पैरेलल कैपेसिटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में क्या है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी एनर्जी क्या 1/2CV² होती है ना। जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने स्फेरिकल में देखा था, जो एनर्जी वहाँ होती थी, क्या वो यहाँ भी मिलेगी? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी पर्टिकुलर लेक्चर में। यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं कि प्रॉब्लम इन स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, प्रॉब्लम इन स्फेरिकल कैपेसिटर। आप लोगों को याद हो कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती थी 4πε0r, 4πε0r। सबसे पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पर आई कि इसकी कैपेसिटेंस जो होती थी वो बहुत लो है। कैपेसिटेंस इज वेरी लो, बहुत लो। कितनी सर? इसकी कैपेसिटेंस एक्चुअल में आई थी 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड, 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड या 1.1 × 10⁻⁻4 माइक्रोफैरेड। बहुत छोटा अमाउंट है। कब? जब हम रेडियस को, जब हम r की वैल्यू को रखते थे 1 मीटर। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रेडियस बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है, लेकिन रेडियस के साथ कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन है कि अगर मैं 1 मीटर, समझ रहे हैं, 1 मीटर बहुत होता है, 1 मीटर इतना बड़े रेडियस का एक स्पेयर बनाओ, इतना बड़ा स्पेयर, उस स्पेयर की कैपेसिटेंस सिर्फ 1.1 × 10⁻⁻4 माइक्रोफैरेड है। बहुत ही कम है यार, बहुत ही कम है। और इतने बड़ा हम लेके कहाँ घूमेंगे? ठीक है। तो इसका साइज भी बहुत इनलार्ज बनता था, इनलार्ज साइज। इसके साइज से प्रॉब्लम होने लगी हमें। इतना बड़ा कहाँ लेके घूमेंगे यार? कैपेसिटेंस इतनी बड़ी साइज पे जो मिल रही है, इतना बड़ा साइज लेके कहाँ हम ट्रैवल कर पाएंगे? तीसरा, चार्ज आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। इट्स चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज जो है बटे हुए थे अलॉन्ग अ स्पेयर। कहाँ बटे हुए थे? अलॉन्ग अ स्पेयर। चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं मिले, बटे हुए चार्जेस मिले। तो ये कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। आपको लग रहा है कि यार छोटी मोटी सी तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं भैया, ये साइज बड़ा होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कैपेसिटेंस, अगर मैं छोटा कैपेसिटेंस बनाऊंगा, रेडियस कम करूंगा, तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी कम हो जाएगी तो जिसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए थी हमें, जो कि इससे अचीव नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मोर ओवर एक कॉन्सेप्ट तो इसने हमें दे दिया था। ठीक है। फिर इजाद हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फिर इन्वेंशन हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। समझिए, जो कि मैं बता चुका हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट्स जैसा होता है, इस तरीके से, और इसी के सामने
इस तरीके की एक और प्लेट लगी होगी। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है ना। इसका एरिया ए माना जा रहा है, दोनों का एरिया एक होता है और इस प्लेट से इस प्लेट का डिस्टेंस को मैंने डी किया है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है सबसे पहली कि A1 इजिकल्स टू A2 इजिकल्स टू A। मतलब अगर मैं इसके एरिया को A1 कहूँ, इसके एरिया को A2 कहूँ, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, जिसे हम लोग A लिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। सेकेंड, ये जो A है ये कंपैरेटिव बहुत बड़ा होता है टू D। मतलब ये जो प्लेट सामने रखी गई है एक दूसरे के, ये इसके डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके कंपैरिजन में इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, या ये कहें कि इसके एरिया के हिसाब से इसका डिस्टेंस बहुत कम है। इस प्लेट को बहुत करीब करीब रखा गया हुआ, बहुत पास पास रखा जाता है। डायग्राम में आपको दूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये D बहुत छोटा होगा, ये D बहुत 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 छोटा होगा एज कंपेयर टू A। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम यहाँ पे A को एक इनफाइनाइट प्लेट दिखाना चाहते हैं। सर, इनफाइनाइट प्लेट का क्या मतलब है? देखिए, मान ली कि प्लेट आपके सामने, तो अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो ये छोटी दिख रही है, और दूर देखेंगे तो और छोटी दिख रही है। लेकिन अगर मैं इस प्लेट को पास लाऊं तो थोड़ी बड़ी हुई, और पास लाया और बड़ी हुई, और पास लाया, अरे मुझे पूरी दिख भी नहीं रही है, और पास लाऊंगा, सर आपकी नाक रड़ गई, फिर भी मुझे नहीं दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्टेंस कम करने पे इसका साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम पे इसका साइज आपको पूरा दिखेगा भी नहीं। तो ये है इनफाइनाइट साइज का कॉन्सेप्ट। ज़रूरी नहीं मैं बोलूँ कि भाई कोई प्लेट इनफाइनाइट साइज की ले आओ तो आप सच में उसे सोचो कि यार बहुत बड़ी प्लेट ना ली। नहीं, आप कोई भी नॉर्मल प्लेट को अगर आप करीब रखते हैं, क्लोज डिस्टेंस पर रखते हैं, तो वही प्लेट इनफाइनाइट प्लेट की तरह ऑब्जर्व होगी, ताकि चार्जेस ढेर सारे ऑब्जर्व हों। इसलिए इसका एरिया इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट किया जाने लगा, और इसकी वजह से देखा गया कि कैपेसिटेंस की वैल्यू वाह 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 बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें ध्यान देनी है कि एरिया दोनों प्लेट का सेम होगा, इसके बीच का डिस्टेंस इसके एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, और इसका एरिया इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, चलिए अब हम पता करते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, तो यहां पे देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्योंकि दो प्लेट हैं, तो आप किसके रेफरेंस में किसको देख रहे हो उसके हिसाब से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। सबसे पहला ऑन प्लेट 1 ड्यू टू 2, प्लेट 1 पे 2 की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है हमने से कहा E1, और ये बना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है अभी बताया जाएगा आपको, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ऑन प्लेट सेकेंड ड्यू टू 1, जिसे मैं E2 कहूँ, तो वो कितना बना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम वो भी वही आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ई नेट कितना बना, टोटल
फील्ड, तो आप कहेंगे E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 अगर मैं करूं, E1 प्लस E2 करूं तो E1 की जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉपी किया तो बचा 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 और 1/2 आपको पता है 1 हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, दैट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आई ई नेट की वैल्यू। ठीक है, ई नेट की वैल्यू आ गई। सिग्मा यहाँ पे होता है बेटा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जिसे आप बोलते थे चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा को बोलते थे आप चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, जिसकी यूनिट होती थी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह हम लिखेंगे चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये ई नेट मिला मुझे कहाँ पे, मुझे ये ई नेट मिला इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मिल गया। अब आपको याद हो तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। ठीक है, अगर मैं इसका सिर्फ साइन लूँ, या बोले अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म में था, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू ई आर। आर क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस, तो चलो इसके बीच के डिस्टेंस को d ही लिख लेते हैं। याद रखो माइनस ई डी आर वेक्टर फॉर्म में है, अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं, तो v इक्वल्स टू ई इंटू डी। डी क्या होता था, डिस्टेंस है ना, r था, हमने यहाँ पे डिस्टेंस d लिया है। ठीक है, तो v की जगह क्या हो जाएगा, e q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बिल्कुल सही। अब आपको याद है कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है। और अगर मैं इसको पलटूं तो Q अपॉन 1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, Q और D नीचे, तो Q से Q खत्म, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये है आपकी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। याद हो आपको तो कैपेसिटेंस स्फेरिकल का आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वहाँ पे R के साथ C का रिलेशन कैसा होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वहाँ पे याद है ना, ये आता था। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ पे हम D की वैल्यू कम ले रहे हैं, भाई D बहुत कम ले रहे हैं पास, और A हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसका एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत चमत्कारी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ आपका D बहुत 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 छोटा है एज कम्पेयर टू A। इस कंडीशन से रखने पे आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो ये कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। स्फेरिकल का मैं बता चुका हूँ, तो इसको नोट करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। ओके। अब यहाँ पे हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर में लगाया था। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस
MV क्लासेस लेक्चर 07, लेक्चर 07 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस MV क्लासेस 07। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि सपोज टाइम अगर 0 है तो कितना चार्ज आके यहाँ पे जमा होगा? 0। भाई चार्ज जो होगा यहाँ पे आके जमा होगा। कहाँ से जमा होगा? अरे भाई इस कैपेसिटर को आप एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस माइनस के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो भाग के यहाँ जाएंगे, और जब इस फ्लो को बनाने के लिए यहाँ से आएंगे, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन चूसेगा, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन देगा। अब अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा होगा, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जुम 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 चिपकेंगे और यहाँ से धुम 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 जाएंगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चार्जिंग शुरू होगी, आपके इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इनिशियली जब टाइम 0 होगा, इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो उस वक्त कितने चार्जेस जमा होंगे? सर 0। उस वक्त पोटेंशियल कितना होगा? 0। सर क्यों 0? फिर वही बात, कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो सॉरी पोटेंशियल तो अगर मैं V ऊपर पहुंचाऊंगा तो चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जब चार्ज ही 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, पोटेंशियल 0। इसी तरह जब मैंने टाइम बोला कि टाइम हो गया है T, टाइम हो गया है T, उस वक्त मान लीजिए चार्ज हो गया है Q, तो उस वक्त V हो जाएगा Q अपॉन C। अब मैंने कहा टाइम हो गया है इनफाइनाइट, सफिशिएंट टाइम मिल गया चार्जिंग के लिए, कंप्लीट चार्ज। यहाँ पे इनिशियल टाइम इनकम्प्लीट चार्ज बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो इनकम्प्लीट, तो छोड़ो, चार्ज शुरू ही नहीं हुआ चार्जिंग होना, इनिशियल, है ना, ये आ गया आपका कंप्लीट चार्ज, भाई पूरा चार्ज हो चुका है, आपने उसको सफिशिएंट टाइम दे दिया, इनफाइनाइट टाइम दे दिया। तो अब कितने चार्ज स्टोर हो जाएंगे? पूरे के पूरे चार्ज, सारे Q चार्ज, पूरा जितना उसकी कैपेसिटी थी सब स्टोर कर चुका है। तो उस वक्त इसकी पोटेंशियल क्या होगी? Q/C। ठीक बात, Q/C सबसे ज्यादा पोटेंशियल। अब हम बात करें कि हम लोगों ने बोला था कि पोटेंशियल तो होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे ढेर सारे चार्ज एक एक करके जाएंगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, इनिशियली पहले चार्ज को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, फिर काम बढ़ेगा क्योंकि दूसरा चार्ज रिपल्शन लगा रहा है, चार्ज इस पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा पहुँचाने के लिए। जब तीसरा आएगा तो दोनों धका रहे थे, तो तीसरा वाला और मुश्किल से लाना पड़ेगा, जब चौथा आएगा तो तीनों मिलके धकाएंगे, है ना, तो धकाते रहो आते रहो, धकाते रहो आते रहो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर चार्ज को वापस लाने के लिए। तो धीरे धीरे सारे चार्जेस पे लगने वाला वर्क डन चेंज होगा, जिसकी वजह से W नहीं dW का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि हर पर्टिकुलर वर्क को निकाल के इंटीग्रेट करोगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि वर्क इज वेरिएबल, वर्क इज वेरिएबल। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया था लेक्चर 07 में। ठीक, तो dq को जब हमने यहाँ पहुंचाया तो v dq इक्वल्स टू dw। जिन बच्चों ने वो किया उनको तो लग रहा है सर तो वही वापस कहानी फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक तराजा एक तिरानी। हाँ बिल्कुल, एक तराजा एक तिरानी। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v की जगह हम लिख सकते हैं q/c dq इज इक्वल्स टू dw। अब वर्क 0 से w तक वेरी करेगा, जबकि चार्ज 0 से कैपिटल Q तक जा रहे हैं। ठीक है सर, 1/c बाहर, 1/c बाहर, Q का इंटीग्रेशन Q² 2। इंटीग्रेशन क्या होता है सर? अगर आपको ये नहीं पता तो अब आप पढ़ाई लिखाई छोड़िए और अगरबत्ती का पैकेट खरीदिए, क्योंकि आपको भगवान ही बचा सकता है। ठीक, तो dW का इंटीग्रेशन W और 0 से W, ये 2 बाहर कर लेंगे तो 1/2c
क्यू की जगह क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस 0 रखेंगे 0 स्क्वायर, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू 0, डब्ल्यू की जगह 0 0, तो 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और डब्ल्यू माइनस 0 इज डब्ल्यू, और यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, यही वर्क एनर्जी बनकर वापस आएगा अगले जन्म में, अगले नहीं इसी जन्म में 1/2c क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी का फेमस फॉर्मूला बनेगा 1/2c क्यू की जगह क्योंकि क्यू होता है या c होता है q/v, तो q की जगह हम c भी लिख सकते हैं, ये v को उधर पहुंचाएंगे बिल्कुल, तो q की जगह सिर्फ c भी लिखोगे तो स्क्वायर होने की वजह से c स्क्वायर v स्क्वायर भी हो जाएगा, स्क्वायर है ना ये, एक c से ये c खल्लास, तो एक c बचेगा और v स्क्वायर हो जाएंगे, तो e की वैल्यू आएगी 1/2cv स्क्वायर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला अगर हम इससे देखें तो 1/2 इसको मैं लिख सकता हूं c v इंटू वी, और सी वी की जगह फिर मैं क्यू लिख दूंगा 1/2qv। तो अगर आपके पास कैपेसिटेंस और चार्ज हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर आपके पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर आपके पास पोटेंशियल और चार्ज हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो जैसा आपके पास डाटा होगा उस हिसाब से फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। ठीक है, पॉज कर लीजिए, अरे पॉज कर लीजिए, वीडियो चल रहा है अभी भी। हाँ ठीक है, नोट हो गया। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास, लेक्चर नंबर 8 समाप्त। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे 100 सब्सक्राइबर अचीव हो चुके हैं। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, आप सबका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। अभी तो सिर्फ 100 हुआ है सर हाँ अभी तो सिर्फ 100 हुआ है। थैंक्स अ लॉट। ठीक, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।